वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध, है ना। हम लोग चल रहे हैं किसमें, हम लोग चल रहे हैं 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4। और ये नीट के लिए भी बहुत सारा यूज़फुल टॉपिक है और यूपीएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी है ना। तो हम सीधे चलते हैं टॉपिक में, उप सहसंयोजी यौगिक सहसंयोजी बंध क्या है और उप सहसंयोजी यौगिक क्या है ना। तो मैंने दो बंध बना रखी है, आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स, अन्य टॉपिक्स भी मिलेंगे आपको। चलिए सीधे चलते हैं हम लोग उप सहसंयोजक बंध में। तो ऐसा बंध जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, ऐसा बंध जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। अब इसको समझने का थोड़ा सा दृष्टांत देता हूं मैं कि ये H2O है, जल है। जल को हम लोग इसका बॉन्डिंग संरचना बनाएंगे, है ना। तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। इसके बाद हमको उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के में, इसके बाद हमको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। और इस हाइड्रोजन के बाद हमको उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्रॉस से प्रदर्शित कर लेते हैं। चलो, तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ। उसी तरह इस तरफ का हाइड्रोजन भी है, इसी ऑक्सीजन के साथ फिर एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इसलिए मतलब कहा जाए कि एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये साझा करता है। मतलब ये हाइड्रोजन ने भी साझा किया, ऑक्सीजन ने भी साझा किया, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों ने साझा किया एक एक इलेक्ट्रॉन का, है ना। जैसे कि नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, N2 कैसे बनता है, ये नाइट्रोजन होता है, 2 नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन के बाद हमको उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके में 5 रहेगा, है ना। तो ये क्या करता है, ये बॉन्डिंग बनाता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है ना। तो क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तब क्या हो जाता है, इस नाइट्रोजन के पास 5 3 8 और इस नाइट्रोजन के पास भी 5 3 8, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन एक साथ क्या कर रहा है, मतलब साझा कर रहा है। इसका 3 तो इसका 3, इसका 1 तो इसका 1, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बंध बनता है, उस बंध का क्या नाम है, यहाँ पर जो बंध बनता है वहाँ, यहाँ पर जो बंध बनता है H2O में, ठीक है। तो ये कौन सा बंध है, ये सहसंयोजी बंध है ना। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है, ठीक है। यही सोडियम और क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस समय भी एक बंध बनती है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन के बीच। तब वो कौन सा बंध है, आयनिक बंध है, विद्युत सहयोजी बंध बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये दोनों बंध तो क्लियर हो गया। अब हमको चलना है उप सहसंयोजक बंध, जिसमें ये देखिए साझा इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन देता है लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, H2O2 की संरचना को हम लोग समझते हैं। क्या है अपने पास, कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है ये, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। सबके बाद हम को उसमें ऊपर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख देते हैं। ये इसका 1, इसका 1, इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अभी इसको छोड़िए, है ना। देखिए इसमें अष्टक पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और इधर एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है हाइड्रोजन के साथ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण हो गया। हाइड्रोजन का देखिए तो 1 और 2 इसका ही पूर्ण हो गया, इस हाइड्रोजन का 1 और 2 इसका ही पूर्ण है। तो ये ऑक्सीजन बचा। तो यदि ऑक्सीजन के आयतन कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ऐसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो ये ऑक्सीजन के पास पहले से 8 हो गया था, ठीक है। और ये 2 का और साझा करेगा, 2 का और साझा करेगा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 8 2 कितने हो जाएगा, इसके बाद 10 हो जाएगा। और इसका तो हो जाएगा, 2 साझा करेगा मतलब इसको 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन है, उसको 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस स्थिति में ये गलत है। तब क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये क्या होता है कि एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन से साझा करते टाइम क्या होता है कि जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इस ऑक्सीजन किसके रूप में, बॉन्ड के रूप में, बंध के रूप में, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होता है कि ये बन जाता है H, ये O मतलब ऑक्सीजन ये, और ये हो जाएगा एक ऑक्सीजन के लिए, एक किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, देखिए यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 4 5 6
6 कर दिया, ठीक, क्योंकि 6 होता है एटम कोस में इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसके डोनेट कर दे किसके रूप में, बॉन्डिंग के रूप में, ऐसा बंध के रूप में, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है, ऑक्सीजन का भी है जी, ठीक है। इन्होंने अपना कोई इलेक्ट्रॉन साझा नहीं किया है, ठीक है, केवल ये डोनेट किया है इस ऑक्सीजन ने इसको। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मतलब ऐसे ऐसे करते हैं, इसको ऐसा बनाकर ऐसे बॉन्डिंग बनाते हैं, 1 और ये 2, 1 और ये 2 ऐसे बना देते हैं बॉन्ड के रूप में, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण हो गया। और इस ऑक्सीजन का देखें तो 1 2 3 4 5 6, और ये बॉन्ड में 2 है, 6 2 8, इसका ही पूर्ण हो गया। तो इस तरह से जो साझे इलेक्ट्रॉन है केवल ये वाला ऑक्सीजन बस दे रहा है, एक परमाणु। तो ऐसा बंध जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, ये ऑक्सीजन परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, तो उसे उपसहसंयोजक बंध कह लेते हैं। तथा बना हुआ यौगिक, तथा इस स्थिति में बना हुआ यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है, ऐसे लिखेंगे, उपसहसंयोजी यौगिक की परिभाषा है तब, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब दिक्कत ये होती है कि आपको बॉन्डिंग के रूप में लिखना है इसको, यहाँ पर बॉन्डिंग बना देते हैं, लेकिन जब भी उपसहसंयोजी बंध बनता है तो उसको हम लोग तीर के निशान के माध्यम से बनाते हैं, ऐसे कि इस ऑक्सीजन ने इसको 1 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। तो ये उपसहसंयोजी बंध क्लियर हो गई आपको, उपसहसंयोजी यौगिक भी क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो उपसहसंयोजी यौगिक के गुण में चलते हैं, क्या क्या गुण है उसके, है ना। उपसहसंयोजी यौगिक के गुण, तो पहला देखते हैं हम लोग, ये जल में आंशिक रूप से तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक मतलब कार्बन की मात्रा जिसमें होती है ना, और जल में आंशिक रूप से, आंशिक मतलब पूर्ण रूप से पृथक नहीं होती है। जैसे कि ये हमारे पास कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक है ना, उपसहसंयोजी यौगिक है, तो ये क्या होता है कि ये जल में आंशिक रूप से घुलता है, ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं घुलता है ना, और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से घुलता है, ये इसका पहला गुण हो गया, ठीक है। दूसरा गुण देखें, इसके गलनांक तथा कथनांक विद्युत संयोजी यौगिक से कम। विद्युत संयोजी यौगिक मतलब क्या है, आयनिक यौगिक, है ना। तो ये जो उपसहसंयोजक यौगिक है, उस उपसहसंयोजक यौगिक के जो गलनांक एवं कथनांक है वह विद्युत संयोजक यौगिक से कम होता है। विद्युत संयोजी यौगिक जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है ना, ठीक है, उनसे कम होता है, किंतु सहसंयोजी यौगिक से उच्च होते हैं। यहाँ पर मैंने H2O को बताया, तो ये आपका सहसंयोजी यौगिक है ना, ठीक है, ये उपसहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत आएगा, और ये सोडियम क्लोराइड है आयनिक यौगिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इनके गलनांक मतलब उपसहसंयोजी यौगिक के गलनांक, है ना, कथनांक विद्युत संयोजी यौगिक से कम, मतलब ये NH3 वाला से कम, किंतु सहसंयोजी यौगिक से उच्च होता है, मतलब ये जो सहसंयोजी यौगिक होगा H2O जो भी है उससे उच्च होगा, है ना। तीसरा, यह जल में विलय होने पर अथवा पिघलाए जाने पर भी आयनित नहीं होते। आयनित मतलब जैसे कि ये एक यौगिक है, इसको हम लोग अगर जल में विलय करते हैं तो आयनित होते हैं। आयनित मतलब अपने आयनों में विभक्त हो जाना, जैसे कि 2 आयनों से बना है, ये आयन A आयन B दोनों से बना है, तो दोनों से बना ही है ना। तो अगर इसको जल में डालते हैं तो आयनित होता है, तो ये A और B में, सॉरी यहाँ पर देखें, यह जल में विलय होने पर अथवा पिघलाए जाने से भी आयनित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि मान जाए ये यौगिक है जो कि A और B से मिलकर बना है, इसको हम लोग जल में अगर आयनित करते हैं तो ये A और B में विभक्त हो जाएगा, ठीक है, अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक जल में विलय होने पर भी, पिघलाए जाने पर भी आयनित नहीं होते, मतलब अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। चौथा, ये यौगिक त्रिविमीय समयता प्रदर्शित करते हैं। समयता आप लोग पढ़ चुके हैं, त्रिविमीय समवयवता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी। चलिए, अगला टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर, है ना, मतलब आबंध प्राचल। तो ये क्या है, देखिए, सहसंयोजक बंधों में देखिए 2 प्रकार के बंध होते हैं, 3 प्रकार के, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध, है ना। तो जो सहसंयोजक बंध होते हैं, उस सहसंयोजक बंधों में अनेक विशिष्टताएं पाई जाती हैं, मतलब गुण पाए जाते हैं। इन्हें आबंध प्राचल या बंध प्रतिमानर कहते हैं, है ना। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आबंध एंथैल्पी क्या है, आबंध कोण क्या है और आबंध लंबाई क्या है। जब भी कोई ये 2 मान जाए परमाणु हैं, ये जब यौगिक बनाता है तो इसमें आबंध
अर्थात बंध का निर्माण होता है। तो आबंध एंथैल्पी, आबंध कोण और आबंध लंबाई क्या है, इसको समझना है आपको। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल से पहला पॉइंट आपका है आता है आबंध एंथैल्पी। आबंध एंथैल्पी का मैं नॉर्मल परिभाषा दे रहा हूँ, एकदम सिंपल। देखिए कि किसी एक मोल विलगित गैसीय अणु से, ये हमारे पास एक मोल विलगित गैसीय अणु है, ठीक है। तो किसी एक मोल विलगित गैसीय अणु से किसी आबंध को विखंडित या वियोजित करने के लिए, है ना। चलिए, ये हमारे पास एक गैसीय अणु है, तो अणु किससे बना होगा, परमाणु से बना होगा। किससे बना होगा, परमाणु। और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के बीच बंध का निर्माण हुआ होगा, बंध, है ना। तो किसी एक मोल विलगित गैसीय अणु के, ये एक मोल विलगित गैसीय अणु है, उस अणु के किसी आबंध को, यहाँ पर देखिए ये जो नीला कलर में लिखा है ये बंध है, आबंध है, ठीक है। तो किसी एक मोल विलगित गैसीय अणु के किसी आबंध को विखंडित या वियोजित करने के लिए, वियोजित मतलब तोड़ना, वियोजित करने के लिए, ये वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी आबंध वियोजन ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी कहलाती है। मतलब सीधी बात है, ये हमारे पास एक परमाणु है, सॉरी अणु है, इसमें परमाणु है ना। और ये परमाणु के बीच क्या है, बंध है। अब इसी बंध को तोड़ने के लिए या वियोजित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसका आबंध एंथैल्पी कहलाती है ना। दूसरे सिचुएशन देखें तो और बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं इसके, है ना, लेकिन मेन रूप से आपको इसी को ही लिखना है ना। क्लियर है आपको। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, आबंध एंथैल्पी के जस्ट बाद आबंध कोण में चलते हैं। आबंध कोण क्या है, तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु, किसी अणु, जैसे कि हमारे पास अणु है NH3, क्या नाम है, NH3। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन रहेगा, इधर हाइड्रोजन रहेगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसा रहेगा, ठीक। तो केंद्रीय परमाणु कौन है, ये नाइट्रोजन का जो परमाणु है वो केंद्रीय परमाणु हो गया एक्चुअली उसका, है ना, जो सबसे मुख्य भाग में है। तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के दो निकटतम बंधों के बीच बने कोण को आबंध कोण कहते हैं। मतलब मान लो जाए ये एक परमाणु है ना, और ये और परमाणु, ये देखिए ये बीच का है जो नाइट्रोजन वगैरह का परमाणु है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा बंध बना हुआ है, क्या बना हुआ है, बंध। तो ये जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु के जो निकटतम बंध है, ये निकटतम बंध कौन है, ये है और ये है, ठीक है। तो केंद्रीय परमाणु के निकटतम बंध के बीच बनने वाला जो कोण, इसको देखिए मैं हरा कलर में बना रहा हूँ, बनने वाला जो कोण, वो कोण कहलाएगा आपका आबंध कोण। कौन सा कहलाएगा, आबंध कोण कहलाएगा, ठीक है। दूसरा परिभाषा क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखिए CH4 की संरचना को बताया गया है आबंध कोण के आधार पर, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो कोण बनी हुई है ना। चलिए आगे पॉइंट आता है आबंध लंबाई। क्या आता है, आबंध लंबाई। तो आबंध लंबाई क्या है कि किसी सहसंयोजक अणु में आबंध से जुड़े दो परमाणुओं के बीच की दूरी, वर्ड को समझना ध्यान से, कि किसी ये हमारे पास सहसंयोजक अणु है, इसमें क्या है, परमाणु है, कौन है, परमाणु। और परमाणु क्या बना है, बॉन्डिंग बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, बंध बना हुआ है। तो किसी सहसंयोजक अणु में, ये सहसंयोजक अणु है, इस सहसंयोजक अणु में आबंध से जुड़े हुए, ये आबंध है, ये जो नीला कलर में बना रहा हूँ ये आबंध है, आबंध से जुड़े हुए दो परमाणु, यहाँ पर एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु, दो परमाणुओं के बीच की दूरी को, इन दोनों के बीच की दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से तीनों परिभाषा क्लियर हो गई है आपको आबंध लंबाई के बारे में, ठीक है। ये देखिए बॉन्डिंग लेंथ, ये एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु, इसके बीच को बॉन्डिंग लेंथ कहते हैं। क्लियर हो गई, ये तीनों परिभाषा क्लियर कर लीजिएगा। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल, है ना। तो ये बॉर्न-हाइबर्ट साइकिल है क्या एक्चुअली में, मैं बताता हूँ कि ये किसके लिए यूज़ किया था। ये एक, इसके पहले हम लोग पढ़े थे जालक ऊर्जा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जालक ऊर्जा क्या है। देखिए स्क्रीन में आपको एक परिभाषा दिखाई दे रही है कि एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल से उसके अवयवी आयनों को पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक मोल ठोस जो आयनिक क्रिस्टल है उसको तोड़ना है एक्चुअली में, उसके अवयवी आयनों में पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा, ठीक है। अब जालक ऊर्जा तो आपको क्लियर हो गया है ना, ठीक है। तो अब हम ये बॉर्न-हाइबर्ट चक्र का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इस ऊर्जा के रूप में मान लो जाए हमारे पास एक चीज़ बनाना है, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड डायरेक्टली सोडियम और क्लोरीन के मिलने से नहीं बन जाता है। पहले क्या होता है कि इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है, सोडियम है उसमें क्रिया होती है, क्लोरीन क्रिया होती है। जब यहाँ पर लास्ट में एडिंग होता है
तब बनता है सोडियम क्लोराइड, है ना। और उस समय जब बनता है तब उस समय हम लोग वहाँ पर जालक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली में जो बार्नहाइमर चक्र है उसका यूज़ जालक ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब एक्चुअली में ये जालक ऊर्जा को ही बताता है ना। अब डायरेक्टली जालक ऊर्जा को नहीं बताता है, पूरा क्रिया को समझने की जरूरत है आपको, है ना। तो सबसे पहले बार्नहाइमर चक्र है, तो कोई भी ये जो यौगिक बनता है उस यौगिक बनने के जितने भी प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं को एक चक्र रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, वही चक्र कहलाएगा आपका बार्नहाइमर चक्र, है ना। चलिए तो सीधा चलते हैं हम लोग आणिक बंध में। आणिक बंध जानते हैं हम लोग, 3 बंध पढ़ चुके हैं, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, असहसंयोजक बंध और आणिक बंध। तो देखिए आणिक बंध में भाग लेने वाले विभिन्न ऊर्जाओं को, जैसे सोडियम और क्लोरीन जब भी ऐड होता है तो कौन सा बंध बनाता है, आयनिक बंध बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता लेता है ना। तो आयनिक बंध में भाग लेने वाले विभिन्न ऊर्जाओं को, अब ये दोनों से जुड़ेगा तो ऊर्जा तो निर्मित होगी ना। तो आयनिक बंध में भाग लेने वाले विभिन्न ऊर्जाओं को परस्पर एक चक्र के रूप में इस प्रकार जोड़ा जाए, चक्र के रूप में सभी ऊर्जा को इस प्रकार चक्र के रूप में जोड़ा जाए कि इससे जालक ऊर्जा का मान निकाला जा सके। ठीक है, मतलब ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, इन क्लोरीन का बनने के जितने भी ऊर्जा हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंध होता है, ये जितने भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को एक किसके रूप में, चक्र के रूप में इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए, ठीक है, कि इसमें जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाए, निकाला जा सके। तो यह चक्र बार्नहाइमर चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, बार्नहाइमर चक्र, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको बार्नहाइमर चक्र क्या है करके, है ना। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको, है ना, बार्नहाइमर चक्र को, कि एक्चुअली में ये किस तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है, और इसी के आधार पर हम लोग बार्नहाइमर चक्र के आधार पर ही हम लोग जालक ऊर्जा का मान निकालना भी सीखेंगे, है ना। वो एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, बार्नहाइमर चक्र, और इसमें से हमको क्या निकालना है, जालक ऊर्जा का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो हमारी डिटेल्स में चलते हैं। इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के बनने के आधार पर, बार्नहाइमर चक्र को सोडियम क्लोराइड के बनने के आधार पर समझा जा सकता है, ऐसे पॉइंट डालना। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट देखिए, चित्र और पॉइंट दोनों एक साथ बता रहा हूँ मैं, है ना। पहला देखिए, ये सोडियम से शुरू करते हैं, सोडियम से। सोडियम ही सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। ये क्लोरीन, क्लोरीन है अपने पास, है ना। तो एक्चुअली में कौन कौन सी क्रिया होती है, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। किस, पहला पॉइंट आता है सोडियम धातु का गैसीय सोडियम परमाणु में परिवर्तन। ये हमारे पास सोडियम धातु है, कौन सा धातु है, सोडियम धातु, ठीक है, ये सॉलिड में है। तो सोडियम धातु का गैसीय सोडियम परमाणु में परिवर्तन, मतलब सोडियम परमाणु में परिवर्तन, परमाणु में बदलेगा, किसमें बदलेगा, ये परमाणु में। तो सोडियम ये सॉलिड अवस्था है, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, इसमें डिटेल को आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, है ना। ठीक है, डिटेल क्या करना है अपने को, कि सर्वप्रथम जो सोडियम धातु है, सर्वप्रथम कौन है, ये सोडियम धातु है। इस सोडियम धातु का 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल, सोडियम धातु का 1 मोल ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के माध्यम से या ऊर्ध्वपातित होकर, सीधी बात लिखना है कि सोडियम धातु का गैसीय सोडियम परमाणु में परिवर्तन का डिटेल क्या लिखना है, कि सर्वप्रथम सोडियम धातु, है ना, का 1 मोल ऊर्ध्वपातित होकर, क्या होकर, ऊर्ध्वपातित होकर गैसीय सोडियम परमाणु में बदलता है, गैसीय सोडियम परमाणु में बदलता है। तो ये गैसीय सोडियम परमाणु, ये जी गैस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। तो ये पहला पॉइंट हो गया इतना चित्र के लिए। और यहाँ पर लिखना ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा लिखना है आपने को, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, इसको हम लोग एस से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है, एस से। तो ये क्लियर हो गया आपको, रिपीट करके सुन लीजिएगा। दूसरा पॉइंट चलते हैं, दूसरा हम देखिए, गैसीय सोडियम परमाणु का, ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, गैसीय सोडियम परमाणु प्राप्त है। तो गैसीय सोडियम परमाणु का गैसीय सोडियम आयन में, अब आयन में बदलेगा, आयन में परिवर्तन, गैसीय सोडियम आयन में परिवर्तन, किसका, गैसीय सोडियम परमाणु का, पहले परमाणु बदला ना। तो देखिए कि ये Na, ये सोडियम, ये गैस में है, ठीक है, गैस को किस में बदलना है, आयन में बदलना है, ठीक है। तो इस समय होता है आयोनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर एक ऊर्जा है जिसका नाम है आयनन ऊर्जा, क्या नाम इसका है, आयनन ऊर्जा। आपको यही जानना जरूरी है कि हम लोग ये जो बार्नहाइमर पढ़ रहे हैं उसमें जितने भी ऊर्जाएं हैं उस सब ऊर्जा को हम लोग एक चक्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गैसीय सोडियम परमाणु का गैसीय सोडियम आयन में परिवर्तन, तो इसका क्या है कि इस पद में क्या होता है कि गैसीय सोडियम परमाणु है, ठीक है, वो ऊर्जा ग्रहण कर, आयनन ऊर्जा ना, ठीक है, वहाँ ऊर्जा ग्रहण कर, यहाँ पर डिटेल में कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, कि गैसीय सोडियम परमाणु, ये गैसीय सोडियम परमाणु है, गैसीय सोडियम परमाणु ऊर्जा ग्रहण कर, ऊर्जा, ये देखिए ये कौन सा ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा है, आयोनाइजेशन एनर्जी,
ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके, आई ई से प्रदर्शित कर देंगे इसको, ठीक है, आई ई से प्रदर्शित कर देंगे। हाँ, तो दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया आपको कि क्लियर कर देते हैं आपको, ठीक है, कि इस अवस्था में गैसीय सोडियम परमाणु, इस अवस्था में या इस पद में गैसीय सोडियम परमाणु, गैसीय सोडियम परमाणु ऊर्जा ग्रहण कर, कौन सी ऊर्जा, आयन ऊर्जा, ऊर्जा ग्रहण कर गैसीय सोडियम आयन, गैसीय सोडियम आयन में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात Na प्लस में परिवर्तित होती है, ये इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए प्लस आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये क्या है, अपने पास सोडियम परमाणु है, ये सोडियम परमाणु ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, सोडियम गैसीय सोडियम परमाणु में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर इसको पूरा लिखना है आयन ऊर्जा करके, यहाँ पर S इक्वल टू, यहाँ पर ऊर्ध्वपातन ऊर्जा IE यहाँ पर इक्वल टू करके आयन ऊर्जा लिख देना, ठीक है। तीसरा पद देखिए, तो तीसरा पद में क्या होता है, ये सोडियम और ये सोडियम का तो हो गया, ये आयन में बदल गया, ठीक है, किस में बदल गया, आयन। अब बात करते हैं हम लोग क्लोरीन की, किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की। किस तरफ क्लोरीन कैसे कर रहा है भाई, इसको भी देखना पड़ेगा दोनों तरफ को, है ना। तो तीसरा पॉइंट में क्या आता है कि क्लोरीन गैस के अणु का परमाणुओं में वियोजन, परमाणु में वियोजन पहले भी होता है ना सोडियम का, ठीक है, उसी तरफ क्लोरीन के चलते हैं इधर का। तो क्लोरीन गैस के अणु का परमाणुओं में वियोजन, परमाणु में क्या होता है, वियोजन होता है, ठीक है, वियोजन मतलब टूटना एक प्रकार से, है ना। चलिए अब इसका डिटेल देखिए, इसका डिटेल क्या है कि क्लोरीन गैस का आधा मोल अणु, चलिए क्लोरीन गैस का कितना मोल अणु, आधा मोल अणु, यहाँ पर आधा लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 1/2 डी से प्रदर्शित करते हैं इस जगह को, है ना, वियोजन ऊर्जा को, ठीक है। डीकॉम्बिनेशन, डीकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, वियोजन ऊर्जा, ठीक है। तो इस पद में, ये तीसरा नंबर पॉइंट है, इस पद में क्लोरीन गैस का आधा मोल अणु, क्लोरीन गैस का आधा मोल अणु अपघटित होकर, क्या होकर, अपघटित होकर 1 मोल गैसीय परमाणु उत्पन्न करता है। कितने मोल, 1 मोल गैसीय, जी लिख दिया यहाँ पर, गैसीय परमाणु है, ठीक है, गैसीय परमाणु उत्पन्न करता है। तो 1/2 Cl2G, यहाँ पर 1/2 डी लिखना, और यहाँ पर डी बता वियोजन ऊर्जा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये Clg बन गया, मतलब कहा जाए ये गैसीय परमाणु बन गया, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए कि गैसीय क्लोरीन परमाणु का, ये गैसीय क्लोरीन परमाणु है ना, ठीक है। तो गैसीय क्लोरीन परमाणु का गैसीय क्लोरीन आयन में परिवर्तित होना, सेम इसी तरह ये दोनों पॉइंट हुआ, इस तरह इसका भी दोनों पॉइंट। तो गैसीय क्लोरीन परमाणु का, ये गैसीय क्लोरीन परमाणु है, ठीक है, उसका किसमें, गैसीय क्लोरीन आयन में परिवर्तन। तो इसका डिटेल क्या है, इसका डिटेल क्या है कि इस पद में गैसीय क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, गैसीय क्लोरीन परमाणु है वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गैसीय क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ग्रहण करेगा मतलब कौन सा आयन बनाएगा, माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। तो इस पद में गैसीय क्लोरीन परमाणु, गैसीय क्लोरीन परमाणु, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करके, ग्रहण करके गैसीय क्लोरीन आयन बनाता है, गैसीय क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और इस पद में उत्सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, इस पद में उत्सर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इस प्रकार से चौथा क्लियर भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब ये पांचवा पॉइंट क्लियर कर देते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट में क्या बोलते हैं कि गैसीय सोडियम, यहाँ पर गैसीय सोडियम आयन बना है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन, गैसीय क्लोरीन आयन बना है। तो गैसीय सोडियम आयन एवं क्लोरीन आयन, ठीक है, तो गैसीय सोडियम आयन एवं क्लोरीन आयनों के संयोजन से जालक का निर्माण, किसका निर्माण, जालक का निर्माण, मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम क्लोराइड का बनना। चलिए तो इसमें क्या पॉइंट क्या है, इसमें क्या लिखना है कि 1 मोल सोडियम तथा 1 मोल क्लोरीन आयन, 1 मोल सोडियम आयन, आयन है ना ये, और 1 मोल क्लोरीन आयन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, पीछे से कर देते हैं, फिर से बताता हूँ थोड़ा सा कि 5वां नंबर का पॉइंट क्या है कि गैसीय सोडियम एवं क्लोरीन आयनों के संयोग से जालक का निर्माण, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है सोडियम, है ना, गैसीय सोडियम आयन, और एक क्लोरीन, गैसीय सोडियम आयन था, ये क्लोरीन आयन है ये, ठीक है, गैसीय क्लोरीन आयन है ना। चलिए तो पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि गैसीय सोडियम आयन एवं क्लोरीन आयन के संयोग से जालक का निर्माण, किसका निर्माण, जालक का निर्माण, ठीक है। तो इसमें भी एक्चुअली में NaCl का बनना, दोनों जुड़ता है तब जी, ठीक है। तो इसका डिटेल क्या होगा कि 1 मोल, ये देखिए 1 मोल सोडियम आयन तथा 1 मोल क्लोरीन आयन आपस में संयोग करके 1 मोल सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस पद में उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा को सोडियम क्लोराइड की क्या बोलेंगे हम लोग, जालक ऊर्जा कहेंगे, अर्थात इसमें उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है वह सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा के तुल्य होगी, ठीक है। इस तरह से
लास्ट पॉइंट ये 12 हैबर चक्र का कंप्लीट हुआ। 12 हैबर चक्र को समझाइए। अब क्वेश्चन ये आता है कि 12 हैबर चक्र के माध्यम से किसी भी यौगिक है उसमें उपस्थित या उसमें निकलने वाली जो ऊर्जा है अर्थात जालक ऊर्जा का मान ज्ञात करिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं थोड़ा से। चलिए तो आगे का जो टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं, एक प्रकार से कहते हैं जालक ऊर्जा की गणना, जालक ऊर्जा की गणना करना है हम लोग को, ठीक है। तो अभी मैंने पहले बता दिया था आपको सोडियम और क्लोरीन के जितने भी बने जो उसको एक चक्र के रूप में हम प्रदर्शित किए थे, जैसे सोडियम की इस तरफ क्लोरीन की इस तरफ और दोनों को हम लोग ऐड करके सोडियम क्लोराइड बनाए थे, ठीक है। चलिए तो यहीं पर एक चीज़ और बनती है, यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना है आपको। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक चक्र को प्रेस करते हैं तो देखिए ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तब यहाँ पर ये होता है जालक ऊर्जा अर्थात NaCl का निर्माण होता है। अब यहाँ से एक ऐसा और आता है, इसको बोलते हैं हम लोग संभवन ऊर्जा, जिसको डेल HF से प्रदर्शित करते हैं, संभवन ऊर्जा, संभवन ऊर्जा ये यहाँ से, ठीक है। ये पूरा संभवन ऊर्जा है वो किसके बराबर होता है, इसी को मैं आगे बताऊंगा। चलिए तो हेस के नियम के अनुसार क्या होता है कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड के निर्माण के लिए, 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनता है ना, 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनता है ना यहाँ पर, ठीक है, अभी बताया मैंने। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड के निर्माण के लिए संभवन ऊष्मा की मात्रा सदैव स्थिर रहती है। जो संभवन ऊष्मा है उसकी मात्रा सदैव क्या रहती है, स्थिर रहती है ना। चलिए अब संभवन ऊष्मा के आधार पर ही हम लोग जालक ऊर्जा की गणना करेंगे। जालक ऊर्जा देखिए तो संभवन ऊर्जा ऊष्मा, ठीक है, संभवन ऊष्मा, ठीक है, संभवन ऊष्मा बराबर क्या होता है, अच्छा समझना इसको, ठीक है। डेल HF ये हो गया संभवन ऊष्मा। तो संभवन ऊष्मा किसके बराबर होता है, वह 12 हैबर चक्र में जो प्रक्रिया हुई, जैसे कि ये SS लिखा हूं मैं, यह कहा ये क्या है, ये है आपका ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। जहां पर सोडियम को बनाया था वहां पर जस्ट नीचे से ऊर्ध्वपातन ऊर्जा है ना। उसके बाद IE ये आयनन ऊर्जा, और ये 1/2D वियोजन, ये क्लोरीन के आ जाता है वियोजन। सोडियम का 2 पॉइंट था ना, 2 पॉइंट ये क्लियर हो गया। क्लोरीन का 2 पॉइंट ये था वियोजन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता प्लस प्लस यू मतलब क्या होता है, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा। मतलब ये कंप्लीटली किसके बराबर है, ये संभवन ऊष्मा के बराबर है। तो इसमें सबका अगर मान दिया रहेगा तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। एक का मान नहीं दिया रहेगा तो उसी को मान निकालना है, सीधी बात है, जोड़ना घटाना जो भी करके बस निकालना है उसको, है ना। चलिए तो इसी के आधार पर हम लोग चलते हैं सवाल में, है ना, और कंप्लीटली हम लोग निकालेंगे कि किस तरह से कौन संभवन ऊष्मा होगी, है ना, और कौन चालक ऊर्जा होगी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग संभवन ऊष्मा निकालेंगे। तो संभवन ऊष्मा निकालना जरूरी नहीं है, हमको निकालना है यू का मान। किसका मान निकालना है, यू का मान। तो यू का मान निकालना है तो संभवन ऊष्मा के बराबर ही है, तो यू का अगर पक्षांतर कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो इस प्रकार सूत्र बन जाएगा यू इक्वल टू, है ना, ये इधर से आ जाएगा तो ये डेल HF, ये माइनस में जाएगा माइनस S माइनस IE माइनस 1/2 D माइनस EA, ये मतलब ये इस तरह से सूत्र बन जाएंगे आपके पास, है ना। यू का मान, है ना, मतलब यू इक्वल टू डेल HF माइनस S, ये S वाला, माइनस IE माइनस 1/2 D माइनस EA, और यू तो उधर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर डेल HF है, यहाँ पर था, तो इधर का जो माइनस पॉइंट है, इधर का माइनस पॉइंट है ना, यहाँ पर माइनस पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर यू का माइनस पॉइंट ये प्लस में था, माइनस हो जाता है ना, इधर जाता है पक्षांतर, तो यहाँ पर ये कट गया दोनों, ठीक है, यहाँ पर लेकिन ये सब नहीं बचे, ये सब बचा हुआ है। तो ये आपको सूत्र प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी सूत्र में आपको रखना है, जैसे कि सोडियम का ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। चलिए तो यहाँ पर देखिए यू का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, यू का, और हम लोग संभवन ऊष्मा का मान देखते हैं, है ना। तो संभवन ऊष्मा का मान हमारे पास है, यहाँ पर लिख देते हैं संभवन ऊष्मा का मान हमारे पास है -381.8 kg मोल -1। अब क्या करना है, बस रखना है, मैं आपको रख के दिखाऊंगा नहीं, है ना। चलिए देखिए, तो पहले आता है एस मतलब क्या होता है, ये ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो यहाँ पर इस सूत्र में यहाँ पर
डेल एच एफ है। डेल एच एफ है मतलब क्या है, ये किसका मान है, संभवन ऊष्मा का मान है। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, डेल यू की जगह हम लोग किस लें, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका डेल एच एफ की जगह क्या लिखें, संभवन ऊर्जा का मान, तो -381, ठीक है। माइनस एस ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, -108, इसको भी हम लोग कोष्टक में डाल सकते हैं, लेकिन चलो छोड़ो, है ना, 0.5, ये 0.5 में है ना। उसके बाद आई ई मतलब क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये किससे संबंधित है ना, ये सॉरी ये आयनन ऊर्ध्वपातन ऊर्जा था ना ये, ठीक है। ये आयनन ऊर्जा किससे संबंधित है, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका कि -495.2, यहाँ पर देखिए आयनन ऊर्जा का मान, सोडियम का आयनन ऊर्जा का मान, ये सोडियम का ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ठीक, यहाँ पर आयनन 495.2, ये हो गया माइनस 1/2 यहाँ पर डी वियोजन ऊर्जा। तो वियोजन ऊर्जा दिया गया है यहाँ पर, क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा, ठीक है, 243.0, ठीक है, यहाँ पर 243.0 माइनस, ये क्या है, लास्ट बचा ई एन, ई मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंद होता है। तो इसका मान दिया गया है 348, ये माइनस में है, इसको माइनस क्या है 348, तो हो जाएगा -348.3, ये हो गया अपने पास, है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग सबको जोड़ना घटाना करते हैं, ठीक है, ये कंप्लीटली, है ना, तो जोड़ना घटाना आता है तो लगभग में आता है, कई बार कैलकुलेटर में कर लेते हैं, तो आप लोग जो भी करेंगे, ठीक है, जो भी ऊर्जा आएगी, है ना, जालक ऊर्जा का मान हो जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 7 -757.9 kg मोल, है ना, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में लोग कर सकते हैं, आप लोग गणना कर सकते हैं, है ना। जोड़ना घटाना तो आएगा, अब जोड़ना घटाना नहीं आएगा तो क्लास में ना मत रहना, है ना। चलिए, तो इस तरह से ये करना, और आपका अगर उत्तर कुछ लगभग दूसरा आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने कैलकुलेटर में करी है ना, ये लगभग में है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया जालक ऊर्जा का निकालने के लिए 12 नंबर चक्र। ओके।